हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम हिस्ट्री का क्लास 9th का जो एससीईआरटी में सिलेबस दिया गया है और उसमें सिलेबस में डायरेक्ट लिखा गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जो भी सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह क्लास चल रहा है। इतिहास का ये दूसरा अध्याय होगा और इसके बाद हम भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में जाएंगे और साइंस का भी क्लास आपका शुरू होगा और साथ साथ जो है हम सारे विषय को कवर करते हुए आगे निकलेंगे। ये आपका दूसरा अध्याय है। ये दूसरा अध्याय देखेंगे और इसके बाद हम आपको पहले अध्याय का एमसीक्यू करवाएंगे। तो एक अध्याय समाप्त होने के बाद तुरंत हम आपको एमसीक्यू करवाने के लिए तैयार रहेंगे। आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि एमसीक्यू ही जो अध्यायवार आप पढ़ेंगे उससे जितने 40, 45, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर 10-20 जो क्वेश्चन है तो है ही, उसके बाद जो बनता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, किस टाइप से पूछा गया है, उसी टाइप से हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमने थोड़ा इसके बारे में इंट्रो भी दे दिया। और एक दो विद्यार्थी कह रहे थे पॉलिटिकल साइंस का जो है, पॉलिटी का जो भी स्टूडेंट हैं वो सिलेबस मांग रहे थे। तो सिलेबस जो है हम इसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे और इसके बाद तो जो है सिलेबस भी आपको दे देंगे लेकर, जो भी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको 11th-12th के लिए, वो सारी बातें। तो हम ऐसा करेंगे कि हर, जैसे कि साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का तो हमने बना दिया है ये सिलेबस। जो भी है सिलेबस वो हम चैप्टर वाइज जो सिलेबस दिया गया है सभी का जो है सिलेबस हम आपको, साइंस का हो गया, साइंस में अगर 12th की ओर अगर हम जाएंगे तो उसमें फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, अलग से मैथ भी है। ये सारे सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस आ चुके हैं और हर हर पॉइंट, जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट से आपको पढ़ने हैं, वो सारी बातें उसमें लिखी गई है। चलिए अब हम जो है शुरू करेंगे। यहाँ पर दूसरा अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर देखिएगा अब शुरू कर रहे हैं पहला पॉइंट में कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। सारे पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, ये इंट्रो के रूप में भी देखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो पॉइंट ये वाला है कि इसी क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। आप जानते हैं कि कोलंबस अमेरिकी महाद्वीप 1492, ठीक है, स्पेन। ये सारे पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम चलें तो पुनः अमेरिगो वेस्पुची ने इस वृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप नाम पड़ता है, इसी के अमेरिगो के ही नाम पर अमेरिका नाम पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश को जो है उपनिवेश बना लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। कौन कौन था? तो फ्रांस था और इंग्लैंड था। कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में। हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे ताकि नोट बनाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जो भी पॉइंट होगा वो ये आप देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। 1-2 मिनट देखिए कहानी के तौर पर बताया जाता है, लेकिन उसी से आप अगर 1-2 बार फास्ट करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जैसे हो करिए, लेकिन सीखिए। ये नहीं कि हाँ भाई सुन लिए, कुछ दिमाग में नहीं आया, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों के बीच विशेष कर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ विचारों,
जहाँ पर वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः जो है दो अलग अलग स्तरों पर आ गए, और उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवादी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। अब वो मुक्त होना चाहते थे किससे? इंग्लैंड से। और इसी का परिणाम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आता है। ये बातें आपको जो कैसे ये अलग होना चाह रहा था, क्यों होना चाह रहा था, क्यों प्रभुत्व इंग्लैंड का बढ़ गया, ये सब बातें आप जाने। अब देखिए कारण को हम देखेंगे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। क्या-क्या थे? पहला देखेंगे। पहला कारण था उपनिवेश के राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। देखिए अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ अगर शासन करेगा तो खिलाफ तो रहेगा ही। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जो भी जहाँ पर उपनिवेश में जो गवर्नर होते थे वो राजा के द्वारा मनोनीत होते थे, और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो भी वहाँ पर वासी थे उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होता था। फलतः संघर्ष की स्थिति बनती रहती थी। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था। जिस पे लोग शासन कर रहे हैं उसी को शासन योग्य नहीं मान, मतलब हम वर्चस्व, मेरा वर्चस्व है, हम ही क्या हैं? सर्वोसर्वा हैं। तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, अगर बढ़ोगे तो पर काट लेंगे। ये सारे बातें आप भारत भी किसका उपनिवेश था? तो था इंग्लैंड का। ये भी किसका उपनिवेश है? तो इंग्लैंड का है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? और जिसके कारण उसमें भारी असंतोष भी हुआ। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अगर इस पॉइंट को देखें तो आपको आसानी होगी इस युद्ध को, संग्राम को समझने में। क्यों होता है, क्या है कारण, जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे एक कारण आपने अभी पढ़ा कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। दूसरा मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा भौगोलिक दूरी। चौथा धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। और पांचवा है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। और प्रगति विरोधी आर्थिक नीति अगला पॉइंट है। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। और तात्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। ये सारे पॉइंट इसी पर जो है पूरा का पूरा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। दूसरा पॉइंट में है भौगोलिक दूरी। देखिए दूरी आप अगर देखें तो, अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ये और ये देखिए उत्तरी है, सॉरी ये दक्षिणी है और यहाँ पर उत्तरी है, और यहाँ पर आपको यूरोप का जो ब्रिटेन है वो है, यहाँ से ये से पार करके आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि क्या है। भौगोलिक दूरी में देखें तो इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। ये पूछा गया क्वेश्चन, किसके कौन कौन छोर? तो अटलांटिक महासागर। क्योंकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों को मिला। क्योंकि दूरी अधिक थी इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ फायदा उठाया गया। तीसरा देखेंगे। तीसरा है कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। क्या होता है कि अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक और ब्रिटिश वासी एलिंकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य जो में विश्वास रखते थे, वहीं पर दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। ये दोनों पॉइंट एलिंगटन का और प्यूरिटन का याद रखेंगे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली। कौन भागा?
तो ये है प्रोटेस्टेंटों और प्यूरिटनों छोड़कर कहाँ आया? अमेरिका। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे उनमें, तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी कई बार वह कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखें तो समझ सकते हैं कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। एक कुलीन व्यवस्था सामंतवादी है, एक वहीं पर समतामूलक और प्रजातांत्रिक है। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब देखिएगा चौथा पॉइंट में सप्तवर्षीय युद्ध। ये तो आप बार बार पढ़े हैं। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है। दोनों पॉइंट याद रखना, इंग्लैंड और फ्रांस कब से कब होता है ये भी याद रखना है। 1756 से लेकर 1786 आपसे पूछ लेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब लड़ा गया, तो 1756 से लेकर 1786 किसके बीच में होता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही क्या हुआ? यह भय समाप्त हो गया। यहाँ पर फ्रांस क्या होता है? हार जाता है। अब उपनिवेशवासियों का एक मात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था, और इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, ये पॉइंट याद रखना है, कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। ये पॉइंट जो प्रोफेसर पोलार्ड के द्वारा कहा गया है, और ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, तो ये प्रोफेसर पोलार्ड थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अब है पांचवा पॉइंट, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। क्या है ये? तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे, और उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन पर अधिकार मातृ देश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी जो थे अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः कह सकते हैं कि उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। अब देखिए छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपत्तिजनक कर। क्या है ये? तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु तात्कालिक प्रधानमंत्री ग्रेनविले, याद रखना है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। कौन एक्ट था? तो स्टाम्प एक्ट। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री ग्रेनविले। कब किया गया? 1765 में। इसमें था क्या कि जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया। कितना? तो 20। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी, और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। जो भी अब वस्तु ब्रिटेन से आएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, ये होने लगा। अब यहाँ पर 20 शिलिंग स्टाम्प का तो आपने यहाँ पर कानून बना दिया, एक्ट पारित कर दिया। यहाँ पर विरोध शुरू हो गया भाई कि ना, हम तो नहीं देंगे। और इसी के कारण जो है 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ताओं वस्तुओं पर कर जो लगाया था, उसी के कारण जो है यहाँ पर प्रतिरोध शुरू हो गया। अब देखिए 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ताओं वस्तुओं पर कर लगाया। ये भी कागज, शीशा, चाय एवं
रोगन, इन पर भी कर लगाया गया। उधर तो बीज सीलिंग पर कराएंगे और इधर फिर वस्तु पर लगा दिया। उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडमंड्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। आप इस पॉइंट को रट लीजिए। किसके द्वारा कहा गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? रट लीजिए, रट्टा जिसको मारते हैं ना, वो रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके द्वारा? तो सैमुअल एडमंड्स के द्वारा यह कहा गया कि प्रतिनिधित्व हम नहीं करेंगे तो कर नहीं देंगे बाबू साहब। अब देखिए होता क्या है, देखिए मजे मजे से पढ़िए। मजे मजे से पढ़ने से होगा क्या कि याद भी होता चलेगा। देखिए स्टाम्प एक्ट का जो है ये विरोध किया जा रहा था। अब यहाँ पर फिर हम आएंगे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं कहने वाले एडमंड्स थे। अब ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। अब ये भी याद रखना है कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां कहाँ पर? तो ये अमेरिका में उपनिवेशवासियों के द्वारा यह जो है संस्थाएं स्थापित की गई। कौन सी संस्थाएं थी? तो वो थी स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब 7वें पर चलते हैं। 7वां है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। क्या हुआ? तो स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित होता। ये भी याद रखना है कि 1776 में कॉमन सेंस पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये थॉमस पेन थी, लघु पत्रिका थी और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। थॉमस जेफरसन ने उपनिवेश वासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ये है आपका 8वां, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। क्या था जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति? तो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई गई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। यह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के जो है अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुई संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। समझ गए? अब 9वां देखेंगे, तो तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है? तो 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त किया गया। कब किया गया? 1773 में, कि डायरेक्ट चाय लीजिए और यह अमेरिका की ओर ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखिए उसके कारण क्या होता है कि जिसका उपनिवेश जो वासी थे उसका जबरदस्त विरोध करते हैं, इसका जबरदस्त विरोध होता है। ये चाय कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया 1773 में, इसमें एकाधिकार प्रदान के बस एक ही कर सकता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका विरोध हुआ जब चाय, ये देख सकते हैं बोस्टन चाय पार्टी की घटना। जब आप याद रखेंगे, जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। लो भैया, अब बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदा हुआ जहाज पहुंचा तो वहाँ के कुछ जो नागरिक आदिवासी थे, रेड इंडियन, जिसको रेड इंडियन कोलंबस ने कहा था, समझा कि ये भारतीय हैं और इसको रेड इंडियन कह दिया। तो जो रेड इंडियन थे जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। किसके द्वारा? तो आदिवासियों के द्वारा। जो रेड इंडियन थे वो पहुंचे और इसको फेंक दिया। अब समुद्र में
फेंक देंगे चाय तो क्या होगा, समुद्र में फेंकिए। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। समझ गए? बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन बंदरगाह का नाम। वहाँ पर जहाज़ पहुँचा भैया चाय लेकर। अब चाय लेकर जब पहुँचा तो जो रेड इंडियन था, जो आदिवासी कुछ नागरिक थे, वो जहाज़ पर पहुँचे और चाय को समुद्र में फेंक दिया। बोस्टन जगह था, उसमें चाय था और पार्टी किया फेंकने का, तो इसका नाम पड़ गया बोस्टन टी पार्टी। समझ गए? आगे चलिए, ये याद रखना है आपको। बोस्टन कहाँ का जगह है, अमेरिका का है, क्या है, बंदरगाह है, क्या है, तो बंदरगाह है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। स्टेट क्वालिफाई कराना हमारा और आपका दोनों का काम है कि स्टेट जो है क्वालिफाई करेंगे तो आगे की राह आसान होगी। और स्टेट क्वालिफाई कराने के लिए हम हर संभव प्रयास के जो है प्रयास किए जाएंगे, करेंगे, जो भी बन सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आप समझ गए। अब आगे चलेंगे। देखिए, अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। अब वहाँ पर व्यापारिक जो होते थे कार्य उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। अब यहाँ पर अमेरिकी उपनिवेश जो था उसमें विद्रोह जो है शुरू हुए। अगला पॉइंट है कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये फिलाडेल्फिया का नाम याद रखेंगे, 13 उपनिवेश याद रखेंगे, 5 सितंबर 1774 याद रखेंगे, किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय होता है। ब्रिटिश कानून का विरोध भी, व्यापार के बहिष्कार का निर्णय भी। अब देखिएगा, ये जॉर्ज वाशिंगटन है। अब यहाँ पर कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच 13 था उपनिवेशवासी, कब होता है तो 18 अप्रैल 1775 को। इसमें जो उपनिवेश था, जो ब्रिटिश सेना था, उसके बीच लेकिंस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ हुआ प्रथम? तो लेकिंस्टन में। और इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित होता है। पहला तो आपने देख लिया कि यह 5 सितंबर 1774 को होता है। दूसरा आपने देखा महादेशीय सम्मेलन 1776 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया में होता है। अब इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया, तो ये थॉमस जेफरसन थे। आगे हम चलेंगे, ये देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है पेश किया जा रहा है। अब आगे कि जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। किसको? तो जॉर्ज वॉशिंगटन को। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसकी संधि के द्वारा समाप्त होते हैं? तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा। अगला है कि 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ। ये भी पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण कब शुरू? जो निर्माण हुआ वो होता है 1787 में, लागू हो जाता है 1789 में। जॉर्ज वॉशिंगटन इसके प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ये सब बात तो आप भूलने वाली बात नहीं है। अगला देखेंगे, अब परिणाम क्या होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला है कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। ये तो अमेरिका बहुत ही कीमती था भाई। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ।
जिसने पूरे विश्व को क्या क्या प्रभावित किया। दूसरा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मतलब मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। किसका था? एडम स्मिथ का मुक्त व्यापार का सिद्धांत। अगला देखेंगे पॉइंट तीसरा कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलतः पहला, तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। दूसरा, लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त। तीसरा, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे कि पहला, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 में। यह भी याद रखना है। ईस्वी में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 में। तीसरा, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। अब घ देखेंगे, उसमें लिखा है 14 पॉइंट में कि इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। इसमें चौथा पॉइंट में देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया और इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ। छठा पॉइंट, जनता को आर्थिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। सातवां, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। यह पहला लिखित जो है संविधान 1789 में अमेरिका में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। आठवां पॉइंट कि अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया, जो उचित नहीं था। ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं आप। 10वां, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। ये याद रखना है। अब देखिए, इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राजक्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। समझ गए ये सारे पॉइंट। अब देखिए, औद्योगिकीकरण का प्रभाव क्या होता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से भी मौजूद था। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देशों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय था। अब देखिए, इंग्लैंड की असफलता का कारण आखिरकार क्या था। सफलता के कारण तो हमने देख लिए, अब असफलता इंग्लैंड की होती है कारण। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश थे,
परंतु उसके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के भी निम्न कारण थे। पहला देखेंगे तो अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे, अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद पहुँचने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। दूसरा पॉइंट है कि अमेरिकी की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया और अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। तीसरा है कि उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था। वे स्वतंत्रता के लिए भी कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा पॉइंट है कि ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। पांचवा पॉइंट है कि ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। ब्रिटेन छठा पॉइंट है ब्रिटेन विदेशी सहायता से परिचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेश को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद पहुंचाई। कौन? तो फ्रांस। सातवां पॉइंट है कि अमेरिका को जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अब यहाँ पर 13 जो उपनिवेश थे उसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें उपनिवेश नहीं है। 13 को 1-2 बार हम आपको बताएंगे और 2 बार 3 बार आप सुन लीजिएगा, फास्ट करके, स्लो करके, जैसे सुनना है। पढ़ भी सकते हैं। 13 का 13 आपके सामने है। वीडियो पॉज करिए, खुद से मनन करिए, 1 बार 2 बार देखिए। शब्द जो है थोड़ा इधर उधर इंग्लिश में है। इंग्लिश में तो जानते हैं कि इंग्लिश में रहिएगा तो इंग्लिश में तो होगा ही। और पहला देखेंगे अब हम नाम को। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कोरोलाइना, दक्षिणी कोरोलाइना, जॉर्जिया। ये 13 नाम है। एक बार पुनः आपको हम बताएंगे। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये 13 टोटल उपनिवेश थे जो इंग्लैंड के थे। तो चित्र के अनुसार भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा उपनिवेश है। आगे हम चलेंगे तो आगे तो समाप्त है भाई। यहाँ पर हो गया आपका समाप्त। अब हम एक एक क्वेश्चन जो है आपको हम यहाँ पर बताएंगे और जो भी बनता है क्वेश्चन, देखिए रिक्त स्थान भी है और ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, कैलिफोर्निया में है। बताइएगा, ये सब तो आप जानते ही हैं कि कहाँ पर है। चलिए, तो इसकी राजधानी आप जानते हैं कि वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। कॉमन सेंस की रचना हमने आपको बता दिया था कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह किसके द्वारा? थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस की रचना की गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है स्टाम्प। हमने स्टाम्प के बारे में भी आपको बताया था कि किस वर्ष यह पारित हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो आप बता सकते हैं कि 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिकी
स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था? यहाँ पर बस एक बात आप याद रखना है कि जब अमेरिका स्वतंत्र होता है तो उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे? भारत में। अब आप बता सकते हैं कौन हो सकता है? तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस अंग्रेज का सेनापति था। फंसिएगा नहीं, यहाँ पर नहीं दिया था लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे। अब देखिए अमेरिकी संविधान जो है कब लागू होती है? हमने 2-3 बार इसके बारे में चर्चा की कि अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हो जाता है। 87 में बन जाता है, 89 में लागू हो जाता है। हमने इसकी चर्चा कहाँ से की और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा तो हम ये भी आपको बताएंगे। 1700 देख सकते हैं कि 87 में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में यह लागू होता है। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। पेरिस की संधि भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को याद रखेंगे। पूरी तरह से आरंभ हो गया और 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ये भी याद रखना है। आगे चलिए, क्वेश्चन पर चलिए। अब ये तो सब याद ही आपको रखनी ही है। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में? भूलने वाली बात है? नहीं है। हमने 2-3 बार पहले भी बताया कि अमेरिका। कौन? तो अमेरिका। अब अगला देखेंगे कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? अभी तो हम आए हैं ना चर्चा करके। 1789, 1787 पेरिस की संधि याद करना है आपको। तो ये पेरिस की संधि 83 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति। देखिए तुरंत अभी ऊपर में हम देखे थे सेनापति के बारे में पूछा। चलिए यहाँ पर हम बताएं फिर से। देखिए क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा, ये सारे पॉइंट जो है हम आपको बताते हुए चलेंगे ना। अब देखिए सेनापति नियुक्त किया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को। अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर अगर मिल गए तो आपको उत्तर दे देना। तो सेनापति घ नंबर में है वाशिंगटन, अमेरिका के सेनापति। अगला देखेंगे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ये भी हमने आपको बताया था कि सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होता है। ब्रिटेन या फ्रांस के बीच में कह सकते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसमें हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा लेसेज फेयर का सिद्धांत। तो ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया था। दूसरा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। तीसरा, सेनापति लफायते का डैश का रहने वाला। तो ये फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? राजा था, शासक था। और पांचवा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर? तो अमेरिका में होती है। नई दुनिया मतलब अमेरिका का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो कोलंबस के द्वारा 1492 में लगाया गया। अमेरिका में अंग्रेजों के द्वारा डैश उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में अंग्रेजों के। कितने थे? 13 थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में होती है? तो अमेरिका में होती है। आधुनिक याद रखना है, आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था। नंबर देखेंगे तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण डैश था? तो बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन क्या? बंदरगाह। टी मतलब चाय, पार्टी मतलब समुद्र में फेंक कर पार्टी बनाया। किसको? चाय को फेंक कर। ऐसे याद रख सकते हैं, बोस्टन टी पार्टी। 10वां याद रखना है कि राइट्स ऑफ मैन की रचना हमने बहुत ही आपको अच्छी तरह से बताया था कि जेफरसन के द्वारा जेफरसन के द्वारा जो है यह लिखा गया है राइट्स ऑफ मैन। तो ये सारे बातें 10
के 10 हमने बता दिए, उधर ऊपर 10, 20 क्वेश्चन जो है टोटल आपने इसमें पढ़ा। हम और क्वेश्चन कराएँगे आपको, सारे चैप्टर से क्वेश्चन करवाएँगे आपको, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अच्छी तरह से पढ़िए, बस यही बात है। सही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।